अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। अमरीकी सदर की अफगान हुकूमत को धमकी, कहा बगराम एयरबेस वापस ना की तो सब अमरीका का रद्द अमल देखेंगे। फिलहाल हम बातचीत को तरजीह दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानब मशरिक़ वुस्ता में अगर देखा जाए तो तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर सबकी नज़रें हैं और पाकिस्तान पर भी सबकी नज़रें हैं। यहाँ तक कि अमरीका भी पाकिस्तान से मजबूत ताल्लुकात रखना चाहता है। अमरीका की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को अगर देखा जाए तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुतरफ है। ऐसे में नई डेवलपमेंट क्या है? वो ये है कि अमरीकी सदर ने 25 सितंबर को तुर्क सदर को व्हाइट हाउस के दौरे की दावत दी है और ट्रूथ सोशल में ये कहा है कि तुर्की के साथ F-16 और F-35 की डील पर बात होगी। ऐसे में दोस्त ममालिक भी चाको चौबंद नजर आते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी खालिद चिश्ती साहब आपसे। आप मुझे ये बताएं कि आलमी मंजरनामे पर आपकी बहुत ही बारीकी से नज़र है। ऐसे में आपको क्या लगता है, एक जानिब बगराम एयरबेस का मुतालबा करना और दूसरी तरफ एक सहाफ़ी के सवाल पर अमरीकी सदर की जानिब से सख्त रद्दअमल इख्तियार किया गया है कि अगर ये वापस नहीं की जाती, अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस का इख्तियार ना दिया अमरीका को, तो फिर पूरी दुनिया देखेगी कि अमरीका क्या करेगा। आपको क्या लगता है? बहुत शुक्रिया मनीज़, मुझे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आपने इनवाइट किया। देखिए, बगराम बेस जो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट बेस है, ना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि मेरा नज़र में एक पूरे खित्ते के लिए। आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए मैं क्विकली आपको फ्लैशबैक करता हूँ कि ये बेस 1950 और 70 की दिहाई में उस वक्त के सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान की मदद करके डेवलप किया था। और जोग्राफिकली क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन के करीब था, उसके बाद 79 में हमने देखा कि सोवियत यूनियन खुद आ गया, उसने कब्ज़ा कर लिया अफगानिस्तान में। फिर ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और उसके बाद जब अमेरिकन ने कब्ज़ा किया, ये अपना फुट होल्ड किया, तो ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट यही बेस था। अब आपके व्यूअर्स के पहले क्विकली मैं बता देता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, क्योंकि एक सोवियत यूनियन भी इसको डिवर्सिफाई किया और फिर अमेरिका ने आके और ज़्यादा डेवलप किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेपन्स होते हैं और यहाँ पे जो अमेरिका की इंटरेस्ट है वो ये है कि वो चाइना की तरफ देख सकता है। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने कहा है कि 1 घंटा दूर 1 आवर डिस्टेंस पे चाइना न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में बिजी है। रशिया के ऊपर उसकी नज़र है, यूक्रेन वॉर पे नज़र है, अफगानिस्तान पर नज़र हो सकती है, ईरान पर हो सकती है, सो मच ऑफ पाकिस्तान अंडर द लेंस आ जाता है। तो ये एक ज्योग्राफिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। और ये क्यों क्लेम कर रहा है ये भी थोड़ा सा आपके व्यूअर्स के सामने के लिए मैं बता दूं कि वो ये था कि बगराम जब ये अमेरिका वहां से वेकेट कर रहा था, ये एग्जिट कर रहा था, तो उस वक्त ये प्लान्ड पुल आउट हुआ था, यानी काइंड ऑफ ये कब्जा नहीं किया था अफगानिस्तान में, हैंड ओवर हुआ था एमिकेबली टू अफगानिस्तान। और अमेरिका का ख्याल ये है कि क्योंकि हमने हैंड ओवर किया था तो आपके पास हमारी अमानत है, ये बेस हमारा है, इसलिए हमें वापस चाहिए। और अब अमेरिका को अब क्यों ख्याल आया, वो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज़ किया, वो इस वजह से याद आया है उसको कि ये बहुत ज़्यादा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ख़ास तौर पर इस खित्ते में डायनेमिक्स चेंज हुई हैं। कतर के अटैक, इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, मिडल ईस्ट का पाकिस्तान के जो एग्रीमेंट है, यूक्रेन वॉर बंद नहीं हो रही है, चाइना इकनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो गया, इंडिया की इररेलेवेंस होती जा रही है, तो उसको यहाँ एक सर्विलेंस सैटेलाइट और एक सुपरविजन और पुलिसिंग के लिए एक बेस चाहिए था। अब वो करेगा क्या, जो आपका सवाल था, ये मैंने बैकग्राउंड अर्ज किया आपकी इजाज़त से, तो अब वो करेगा क्या? मेरी नज़र में तो देखें दोनों तरफ से थ्रेट भी हो रहा है और एक वर्केबल की भी बात हो रही है। यानी ये हमेशा नेगोशिएशन टेबल के लिए होता है कि आप थ्रेट करते हैं ताकि आप वार्निंग दें कि प्राइस नहीं देंगे, और बाद में आप नेगोशिएशन की तरफ जाते हैं ताकि आप कोई पैकेज बेहतर कर सकें। तो मुझे तो लगता है कि अमेरिका शायद कुछ पैकेज ऑफर कर दे अफगानिस्तान की हुकूमत को, और क्योंकि वो इकोनॉमिकली इतने स्टेबल नहीं है तो शायद कोई नेगोशिएशन टेबल पर बैठ के कोई बात हो सके। तो मुझे ये लग रहा है कि ये कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी अमेरिका यहाँ पे कर रहा है। सर, ये पैकेज क्या हो सकता है? जो मुतालबात हैं अफगान हुकूमत के, उनको पूरा करेगा? किस किस्म का पैकेज हो सकता है ये? देखिए, मुझे मोस्टली फाइनेंशियल लग रहा है, डिप्लोमेटिक नहीं लगता। कि जैसे एक सबसे बड़ी शर्त होनी चाहिए अफगानिस्तान की हुकूमत की, अगर मैं उनकी तरफ से नेगोशिएट करूँ कि आप हमारी हुकूमत को तस्लीम करें और लीगलाइज करें। और आपको भी पता है कि ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा दुनिया इसलिए तस्लीम नहीं कर रही कि अफगानिस्तान को अमरीकी आशीर्वाद हासिल नहीं है और उसको एक्सेप्ट नहीं किया अगर गवर्नमेंट। अगर अमरीका एक्सेप्ट कर लेता है एज ए लीगल गवर्नमेंट तो बहुत सारे मुल्क 70-80% मुल्क उसको फॉलो कर लेंगे। ये तो एक हाईएस्ट डिमांड में एक्सपेक्ट मेरे जहन में जो है।
लेकिन अगर वो नहीं होती, हो सकता है किसी फाइनेंशियल पे हो जाए कि इतने आप बिलियंस हमें यूएस डॉलर दें और फिर हम आपको ये बेस दे देते हैं, जो ऑफिशियली मुझे नहीं लगता कि अगर अमाउंट ली तो वो डिक्लेयर होगी अमाउंट, लेकिन दैट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन जो पॉसिबिलिटी। अच्छा, पॉसिबिलिटीज और भी बहुत सारी हैं। इसी तरह जैसे कि मैंने तारुफ में जिक्र किया शहजाद हुसैन भट्ट साहब के अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत रखना चाहता है। ऐसे में पाकिस्तान एक सॉवराइन स्टेट है, ये आप भी जानते हैं, अपना दिफा कितने अच्छे से कर सकता है उसका अमली मुजाहिरा सबने मई के महीने में भी देखा। तो आपको क्या लगता है कि अगर हमारे हमसाए में अमेरिका ये बगराम एयरबेस का कंट्रोल हासिल कर लेता है तो फिर उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है? देखिए मुनीज़े, अगर ये ऐसा होता है जैसे आप फरमा रही हैं तो ये खित्ते में अमरीकी असर और रसूख की बहाली की निशानदेही करेगा, एक बात। दूसरी बात जो अभी खालिद भाई ने फरमाई है, जोग्राफियाई तौर पर ये बड़ी अहम बात है कि हम खड़े कहाँ हैं। मेरा पाकिस्तान दुनिया के सेंटर में खड़ा है और मेरे लेफ्ट और राइट देखे क्या है। मेरे लेफ्ट और राइट पर दुनिया की कुल आबादी देखे 8.1 अरब है, और अगर 8.1 अरब दुनिया की आबादी है तो मेरे साथ चाइना और भारत खड़ा है, यानी कि 35% तो मेरे लेफ्ट राइट पे खड़ा है ना। अगर आप चाइना की आबादी ले लें और आप सिर्फ भारत की आबादी ले लें तो 35% मैं खड़ा हूं। यानी जैसे फरमा रहे थे खालिद भाई, जोग्राफियाई तौर पर मैं इतना अहम हूं कि आम ममालिक से मेरा कद काठ बड़ा है, अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान का। अब दूसरी बात यह है कि आप देखें कि ये सूरत हाल में जो इस वक्त आपके कमांडर लीडिंग रोल कर रहे हैं, ये हुकूमत और जनरल सैयद आसिम मुनीर का नाम जरूर लूंगा कि जिस तरह वो सामने आए हैं फील्ड मार्शल के बाद, जिस जगह पर उन्होंने हिफज किया है उसकी कमांड अपने हाथ में की है अल्लाह के हुक्म से कि इसका सिपहसालार मैं होऊंगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। लेकिन आखिरी बात यह है कि ये तमाम बातें मिलने के बाद हमारा ईमान, हमारा जोश, हमारा वलवला बहुत ऊपर जा चुका है। अब सूरत हाल सिर्फ ये है कि अगर अमेरिकी एयरबेस से फ़ायदा या नुकसान वाली बात से बातें बहुत ऊपर चली गई मुनीज़े। बात यह है कि अगर अमेरिका एयरबेस ले भी लेगा ना तो तब भी निगोशिएशन अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ करनी पड़ेगी। अच्छा, वही वाली बात, फ़ायदा नुकसान वाली बात तो बहुत ही आगे निकल गई। ले पाता है या नहीं, बुनियादी सवाल और मसला तो यहाँ पर खड़ा हुआ है। सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है कि अगर मुतालबात अमेरिका के मुतालबात अफ़गानिस्तान के अमेरिका पूरे कर देता है और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को लेजिटिमेट करार दे देता है, तस्लीम कर लेता है, तो फिर क्या होगा? देखिए, मौजूदा जो इस वक्त आलमी और ख़ित्ते की सूरत हाल है, अमेरिका को ये रियलाइजेशन हुई है कि बगराम एयरबेस जो है उसको लेना चाहिए और उसने उसको तस्लीम किया है और उसने उसकी डिमांड भी कर दी है। और दूसरी बात जो बड़ी अभी खालिद चिश्ती साहब ने एक पते की बात की है कि दोनों तरफ से चीज़ों को ओपन रखा गया है। अमेरिका भी और अफ़गानिस्तान की हुकूमत भी इंगेज हुई है डायलॉग के अंदर, थ्रेट करना अपनी जगह, लेकिन इंगेज हुई है। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अमेरिका इसमें कामयाब होगा। उसकी वजह यह है कि तालिबान को या अफ़गान हुकूमत को एक लेजिटिमेसी चाहिए, एक क्रेडिबिलिटी चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। वो अमेरिका की सपोर्ट के बगैर नहीं मिल सकती, क्योंकि जब अमेरिका सपोर्ट करता है तो बेशतर ममालिक जो हैं वो ऑटोमेटिकली फिर उसके पीछे लग जाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और ये जो डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में जी अफ़गान हुकूमत की लेजिटिमाइज़ करना या फाइनेंशियल पैकेज के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ज़रा मुश्किल लगता है कि फौरी तौर पे कोई लेजिटिमाइज़ करना अफ़गानिस्तान को इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट्स उनको मिलेंगे और अफ़गान तालिबान की पूरी कोशिश होगी कि अमेरिका को इंगेज करके ज़्यादा से ज़्यादा हम फाइनेंशियल गेन जो है वो कर सकें, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर वो इस खित्ते के अंदर दोबारा अपने आप को इंगेज करता है और ये एयरबेस लेता है तो फिर आप ये देखिए कि एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है, तीसरी तरफ पाकिस्तान है, चौथी तरफ चाइना है। अब ये पावर पॉलिटिक्स के कॉरिडोर्स हैं, इसमें फिर अमेरिका का रोल जो है वो बहुत बढ़ जाएगा अफ़गान कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी वॉर का सामना है भारत और अफ़गानिस्तान के तनाजुर में, तो फिर उसमें अमेरिकी रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर ख़ास तौर पे पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो पाकिस्तान के पास एक निगोसिएशन की जो की है वो होगी कि वो अमेरिकी हुकूमत को साथ ये बावर करवा सके कि हमें अफ़गानिस्तान से इंटरनली ये प्रॉब्लम आ रहे हैं और ये जो प्रॉक्सी वॉर्स है जिसमें पाकिस्तान को दहशतगर्दी
का सामना है, दहशतगर्द वहाँ से आते हैं और वो अफगान सरजमीन जो है वो इस्तेमाल होती है, तो उसमें फिर अमेरिका भी एक सपोर्ट कर सकता है। और ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात कैसे चलेंगे। और इसमें क्योंकि भारत भी इन्वॉल्व है, जहन में रखिएगा कि प्रॉक्सी वॉर के अंदर भारत की एक बहुत बड़ी सपोर्ट अफगानिस्तान को हासिल है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो बगराम एयरबेस का मामला है, ये एक कलीदी किरदार अदा करेगा इस रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और चाइना के तनाजुर में भी। फिर आप देखिए अमेरिका जो तालिबान है या अफगान हुकूमत है, वो कोई ऐसा माहिदा नहीं करेंगे अमरीकियों के साथ जिसमें चीन को नाराज किया जा सके। Exactly. वो कोई एक ऐसा माहिदा करने की कोशिश करेंगे जिसमें चीन को भी राजी किया जा सके, अमेरिका को भी राजी किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो गेन किया जा सके। जहां तक हम चीन की बात कर रहे हैं तो असर रसूख चीन का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें इस खित्ते में। खालिद चिश्ती साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं बिलखुसूस पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के अमन की बात करूं, तो उसको दागदार करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल हो रहा है। खा वो BLA हो, वो TTP हो, वो BYC हो, वो BRA हो, ये तमाम तंजीमें वो हैं जो पाकिस्तान में KP या बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस पाई जाती हैं। आप मुझे बताएं कि अमेरिका अगर अपना इंटरेस्ट हासिल कर लेता है, उसे बगराम एयरबेस मिल जाती है, तो फिर क्या इन एलिमेंट्स पर काम करेगा वो? मनीज़, दुनिया में जितनी स्ट्रैटेजी मैंने पढ़ी या कुछ पढ़ाई, उसमें हर मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। आपकी दोस्ती होती है अगर आपकी नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज करती हैं आपस में, तब सिर्फ अमेरिका का पाकिस्तान में ही जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं पिछले 5 दहाइयों के, वो ज़रा क्विक रन डाउन करके आप खुद देख लें कि क्या हुआ था। हम सेंटों में सीटों में शामिल थे, हम उसके बाद गुड गाइज बन गए जब और फिर बैड गाइज बन गए। 65-71 की वॉर में हमारे पर सैंक्शन लगा दी गई। उस वक्त जब हमारे पास फाइटर जहाज़ ही अमेरिका के थे, सिर्फ हमारे पास पाबंदी लगा दी गई। F-17 थंडर बनाया ही इसलिए गया क्योंकि 1979 में जब सोवियत यूनियन आ गया तो हमें 82 में F-16 दिए गए। स्टेट ऑफ द आर्ट उस वक्त जहाज़ था ये। जो ही 89 में निकल गया सोवियत यूनियन वहाँ से डिसइंटीग्रेट हो गया, तो प्रेस्टल अमेंडमेंट हम पर लगा दी गई जो उनको 10 साल पहले भी लगा देनी चाहिए थी, क्योंकि सो कॉल्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम में तो हम उस वक्त भी शामिल थे। लेकिन अमेरिका ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लुक दी अदर साइड किया और उस वक्त हमें F-16 दिए। और फिर हमारे $658 मिलियन जो उसके पास नए F-16 लेने के लिए थे, उसके देने से भी इनकार कर दिया। उसके बदले में कहा कि आप गंदुम ले लें, और फिर जो हमारे जहाज़ F-16 जिनके हम पेमेंट दे चुके थे उसका किराया भी हमसे वसूल किया गया। तो 1995 में हुकूमत ने सोचा कि हम अपना ही जहाज़ बनाएं, जिसकी वजह से कर्टसी अमेरिका की है ये F-17 थंडर जो हम बना पाए। तो अब मैंने आपको फ्लैशबैक इसलिए किया है, जो ही फिर 9/11 हुआ हमारी फिर ज़रूरत पड़ गई आपके सामने, फिर हम गुड बॉयज़ बन गए। तो ये मैंने नहीं कभी देखा कि कोई भी मुल्क दुनिया का कोई होता है जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपसे काम करना चाहता है। चंद है, चाइना है, उसकी नेशनल इंटरेस्ट है, टर्की बहुत है। मैंने खुद टर्की में 1 साल का वॉर कोर्स किया है, टर्किश लैंग्वेज सीख के वहाँ पे किया है, तो आई नो टर्किश पीपल एज ब्रदर्स। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हर मुल्क आपके साथ अपनी नेशनल इंटरेस्ट में करता है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका के आने के बाद वो ये इंश्योर करेगा कि यहाँ से टेररिज्म ना हो। उससे कहीं ज़्यादा डोर ओपनिंग मैं देख रहा हूँ सऊदी अरब की तरफ, क्योंकि सऊदी अरब का भी बहुत इन्फ्लुएंस है और चाइना का भी बहुत इन्फ्लुएंस है। ये जो 2 फ्रेंड्स हैं, इनको अगर हम इन्वॉल्व करें और स्टेक होल्डर्स बनाएं और बल्कि गारंटियर्स बनाएं अगर पॉसिबल है, और ये कहें कि जी हमारी सिक्योरिटी तभी है, हम इंडिया की तरफ तवज्जो नहीं दे पाएंगे, ये सऊदी अरब को रियलाइज़ करवाएं कि हम 2 फ्रंट नहीं लड़ सकते और 3 फ्रंट्स ईरान की तरफ तो बिल्कुल नहीं लड़ सकते। तो आप इंश्योर कराएं, तो फिर एक पॉसिबिलिटी मुझे लगती है, ना कि अमेरिका में बरग्राम के आ जाने से अमेरिका के मुझे कोई ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट लगती है। ठीक है, जैसा कि आपने भी जिक्र कर लिया है कि सारे महाजों पर एक साथ तवज्जो देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं मशरिक़ वुस्ता में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल दिखाई दे रही है जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये माहिदा तय पाया है। ऐसे में हमने कल इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका की जानिब से इसराइल को जंगी इमदाद दी जा रही है। अब दूसरी तरफ आप देखें कि अमेरिकी सदर की जानिब से तुर्क सदर को दावत दे दी गई है और इशारा किया गया है कि यहाँ पर भी कोई डील होने वाली है। इस पर तफसील से करेंगे बात एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जब से दिफाई मुआहिदा हुआ है उसके बाद से काफ़ी हैपनिंग देखने में आ रही है। हमने ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र भी किया कि अमेरिका की जानिब से इसराइल को जंगी इमदाद दी गई है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर की जानिब से दावत दी गई है तुर्क सदर को कि आएँ बैठें और बात करते हैं, और एक जानिब अमेरिकी सदर इस बात का हवाला भी देते आए कि कुछ डील्स तय करनी है F-35 और F-16 के हवाले से। आखिर हो क्या रहा है जहाँ इतने बड़े बड़े बजट्स रखे जाते हैं
दिफा पर। उसके बाद आप अभी ये रीसेंट एक्टिविटी देखें, ये जो इसराइल की जानिब से इकदाम उठाया गया, इसराइल ने कतर पर अटैक किया, उसके बावजूद आप देखें कि जीसीसी ममालिक का सालाना $114 बिलियन का बजट है। खालिद चिश्ती साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, इतना बड़ा बजट होने के बाद अमेरिका की जानिब से या अमेरिका की जो बेसेस हैं वो पता है आपको कहाँ कहाँ पाई जा रही हैं? वो सऊदी अरब है, कुवैत है, ओमान है, यूएई है, कतर है, मगर उसके बावजूद दिफा नहीं कर सके कतर का और इसराइल ने ये जारहाना इकदाम उठा लिया। अब आप मुझे बताएं कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान की जानिब हैं। जब से ये मुआहिदा तय पाया पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, और दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक भी पाकिस्तान की इस अम्ब्रेला के अंडर आना चाहते हैं क्योंकि वो भी सिक्योरिटी चाहते हैं। इतना बड़ा बजट एक तरफ डिफेंस पे रखा गया और उसके बाद भी अगर कतर गैर महफूज रहा तो क्या बाकी वो ममालिक महफूज होंगे जो कि एयर बेसेस अमेरिका की अपने मुल्क में रखते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा दिफा करेगा अमेरिका, मगर वो गैर महफूज हैं? नीजे, थैंक यू। आप ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन मैं एक और चीज़ से लिंक करूंगा। मेरे डाटा के मुताबिक मैं करेक्शन करूंगा ज़ाहिर है आपसे लेके, क्योंकि मेरे मुताबिक जीसीसी का जो डिफेंस बजट कलेक्टिवली 130 बिलियन है, 130 बिलियन एक, ठीक है, और उनकी जो रेगुलर फोर्सेज हैं इन जीसीसी की वो 4 लाख हैं फौजी जो हैं। ये भी हमें ज़हन में रखना पड़ेगा। जो आप बेसिस कह रही हैं अमेरिका के पूरी दुनिया में कितने बेसिस हैं, तो आप सुनकर शायद हैरान हो जाएंगी। अमेरिका के पूरी दुनिया में 700 एयर बेसिस हैं, 700। और जिस चीन के खिलाफ कहा जाता है कि हम ऐसा कर देंगे, चीन के सिर्फ 2 एयर बेसिस हैं पूरी दुनिया में, अदर आउटसाइड देयर ओन होमलैंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो 700 अमेरिका के एयर बेसिस हैं उसमें से सबसे बड़ा बेस यही है जिसके 15 किलोमीटर दूर बमबारी की गई है, यानी कतर का है। तो इस तनाजुर में जी सेंटकॉम भी और एयरफोर्स का हेडक्वार्टर भी और F-15 भी है और उनके पास बहुत मोस्ट मॉडर्न वेपन्स हैं, डिफेंस नेटवर्क है, तो फिर भी कतर को खबर नहीं हुई। तो मैं थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज कर रहा था ब्रेक से पहले कि देखिए दुनिया में सब मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मदद करते हैं या मदद नहीं करते हैं। तो अमेरिका ने भी वही किया, उनकी नेशनल इंटरेस्ट में था कि मदद नहीं करनी। और आपका उस सवाल पर कि इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, तो देखिए कैपेबिलिटी होना मुनीज़े और बात है और एक बात होती है, 50% मसला हल होता है कैपेबिलिटी से। आपने जहाज़ खरीद लिए, वेपन्स खरीद लिए, बहरी जहाज़ खरीद लिए, जो भी खरीद लें, लेकिन एक चीज़ होती है रिजॉल्व, आपकी बहादुरी और हौसला, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप रेजोल्यूशन से दुश्मन को नहीं रोक सकते। हमें याद रखना पड़ेगा, हिंदुस्तान ने जब 6 और 7 मई की दरमियानी रात को 85 जहाज़ भेजे थे रात को 12:30 बजे, तो हमने पाक फ़िज़ाइया ने ख़ास तौर पर उनकी लीडरशिप ने इंतज़ार नहीं किया था कि कल सुबह होगी हम एक रेजोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त आपके खिलाफ पेश करेंगे। हमने 42 जहाज़ हवा में भेज दिए थे, 7 उनके जहाज़ों को लैंड नहीं करने दिया था, वो अपने एयर बेसिस पर नहीं उतरे। ये अब कीमत, आप जो मैं थोड़ी देर पहले आप सवाल के ब्रेक से पहले कह रहा था कि आप कीमत मांगते हैं दुश्मन से, ये कीमत क्या, अरब मुल्कों को आप असला दें जितना मर्जी, वो क्योंकि वो तो उनकी मिलिट्री हार्डवेयर है, उनकी इंटरेस्ट होती है कि उनका बिजनेस चलता रहे। आया कैपेसिटी बिल्ड करने के बाद आप उनके एनेबलिंग एनवायरनमेंट करते हैं या रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं? तो ये मेरा ख्याल अब रियलाइजेशन हो रही है। और आपने तुर्की से भी लिंक किया, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी मुझे लगती है कि उनको शायद खतरा होगा कि इस वक्त तुर्की को एंगेज किया जाए। बहुत सारे लोग शायद जानते ना हो कि F-16 बनाने के जो आउटसाइड असेंबलिंग का सबसे एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट आउटसाइड, जब अच्छे वक्तों में जब तुर्की के साथ अच्छे तल्लुकात थे, तो F-16 का फैक्ट्री यहाँ लगी थी तुर्की में, और ये बहुत करीब रहा है। बाद में कुछ बदमज़गियाँ हुई हैं अमेरिका के रिलेशनशिप में तुर्की के साथ, और शायद री इंगेज इसलिए कर रहे होंगे कि वो नहीं चाहते कि ब्लॉक्स इतने बड़े बन जाएं कि इटसेल्फ इजराइल को या अमेरिका को ही अनकंफर्टेबल करना शुरू कर दे। सर आप देखें, एक जानिब हम देखते हैं कि इसराइल हर रोज़ हमला कर रहा है फ़लस्तीन में, आए दिन वहाँ पर शहादतें हो रही हैं, और दूसरी जानिब आप ये देखें यहाँ पर मुआहदे किए जा रहे हैं। तो ये तमाम तर डीलिंग्स जो हो रही हैं, ऐसे में हम क्या देखते हैं कि क्या क़याम अमन फ़लस्तीन में मुमकिन हो सकेगा, या पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सके, या तुर्की, कुछ हो सकता है इस पर? देखिए मुनीज़े, मैं फिर वही उसी बात पर आऊँगा। इजराइल जो कुछ करता जा रहा है अनचैलेंज्ड, अकाउंटेबल होके, उसको क्या प्राइस देनी पड़ रही है पिछले 2.5 सालों में, जब से गाज़ा पर जुल्म कर रहा है, या जिस मुल्क पर भी वो हमला कर देता है, कोई यमन, सीरिया, लीबिया, जिस पर भी वो हमला करता है या अमेरिका करता है। ख़ास तौर पर इजराइल ने क्या कीमत दी है पिछले दिनों, सिवाय कंडेम करने के, एक रेजोल्यूशन पास करने के, करारदाद पास होने के, उससे ज़्यादा क्या हुआ?
तो प्राइस नहीं मांगी जा रही है, और प्राइस तब वो देगा जब उसको भी हिटबैक होगा। अच्छा, प्राइस पता कलामी की ईरान ने माजरत, मांगी सर थी। आप मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि तैयब एर्दोगान की जानिब से जिक्र भी किया जाएगा, कोई तस्करा होगा वहां फ़लस्तीन का इस मुलाकात में, ये मुमकिन है? मेरा तो ख्याल है डेफिनेटली होगा, लेकिन फिर जैसे मैंने कहा कि अपने अपने मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट होती है, जब वो कन्वर्ज करती हैं तो फिर बिगर इंटरेस्ट देखा जाता है कि बड़ा इंटरेस्ट मेरा किस चीज़ में है। आया मैं गाजा को लेके परसिस्ट करूं और इंसिस्ट करूं और बजिद रहूं कि मैं यही करूंगा तो फिर अगले बात चलेगी, या मैं जिक्र करने के बाद अपनी नेशनल इंटरेस्ट पे स्विच कर जाऊं। अब अनफॉर्चुनेटली यही हम देखते आए हैं कि हुआ यही है कि सब कन्वर्ज कर जाते हैं अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट पे। इजराइल को तो पहली दफा ईरान ने थ्रेट किया ना, अभी उनके सारे एयर डिफेंस नेटवर्क को कर दिया, प्राइस मांग ली उनसे, और है कितना बड़ा, इतना छोटा मुल्क जो 78 सालों में तकरीबन $260 बिलियन अमेरिका से मिलिट्री एड में ले चुका है, और खालिद हमारे चिश्ती केपीके साहब, का चौथा हिस्सा है। कता कलामी की माजरत, लेकिन हमने माजी में ये देखा कि एक ख़त भिजवाया गया था रजब तैयब एर्दोगान की अहलिया की जानिब से, भेजा गया था कि अमेरिका में मेलानिया ट्रंप को वो लेटर दिया जाए जिसमें कि फ़लस्तीन के बच्चों के बारे में, उनके साथ जो कत्लेआम किया जा रहा है उस पर रोशनी डाली गई थी, और ये दरख्वास्त की गई थी कि इसको एड्रेस करें, वहाँ पर इस सिलसिले को रोकें। तो क्या यहाँ पर कोई बाज़ाब्ता मुलाकात में इस मामले पर बात हो सकती है? जी, आई बिलीव कि होनी चाहिए। ऑब्वियसली मैं गैस ही कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास डाटा या स्टैटिस्टिक्स को एक्सेस भी नहीं है टर्किश प्रेसिडेंट तक, लेकिन आई कैन गेस कि वो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली टेकअप करनी चाहिए, बिकॉज ये ह्यूमैनिटेरियन है। हम अपनी अपनी चौधराहट, अपनी अपनी बादशाहत, अपने अपनी अपॉइंटमेंट्स या अपनी अपनी जो पॉलिटिक्स की हमारी जो जिसको कहना चाहिए हमारे पास जो होती हैं, वो तभी एथिकल ठीक है ना, कि अगर हम जो ऑप्रेस्ड हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो मजलूम है, उनका भी बात करें सिर्फ। डेफिनेटली मेरा ख्याल है होनी चाहिए जी, होनी भी चाहिए। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं, मशरिक़ वुस्ता के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और उतार चढ़ाव वहाँ पर देखने में आ रहा है, आप मुझे बताएं पाकिस्तान इसको स्टेबलाइज करने में क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, इस वक्त जो लीडिंग रोल पाकिस्तान अदा कर रहा है, बल्कि कमांडिंग रोल अदा कर रहा है, मुआशी ताकत सऊदी अरब, दफाई ताकत पाकिस्तान। तो अकल की बात है, वर्ल्ड सुपर ताकत तो एक बन गई ना, एक पाकिस्तान, और जो MOU साइन हो गया सऊदीया के साथ, तो एक ऐसी कुव्वत सामने आ गई जो कि लीडिंग रोल तो अदा करेगी। सही, ठीक है। सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं, आप मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कई ममालिक, और आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसमें शमूलियत अख्तियार हो जाएगी, मगर ऐसे में जहां मैंने आगाज़ में जिक्र किया था कि हमारे दोस्त ममालिक चाकू चौबंद हो गए हैं, वहाँ ईरान की जानिब से जो एक पेशकदमी नज़र आई है वो भी काबिल दाद है। ऐसे में आप मुझे ये बताएं कि वाई ओनली पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों इन्हसार किया जा रहा है? क्या इन तमाम ममालिक को पाकिस्तान एक निजात दहिंदा के तौर पर नज़र आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ा इस्लामी मुल्क है, और इस्लामी मुल्कों में पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है, और फिर एक एटमिक कुव्वत भी है। और जो मुजाहरा पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने हालिया भारत के ख़िलाफ़ जो मुहिम जोई थी, जो भारत ने शुरू की, उस पर अपना मुजाहरा किया, उसकी दुनिया भर में पजीराई हुई है, और उससे पाकिस्तान का कद काठ जो है दुनिया में बड़ा है। इसीलिए ये जो अमेरिका पर बहुत बड़ा इन्हिसार था ना अरब दुनिया का, चाहे वो UAE हो, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो और बाकी ममालिक हों, ये अपनी नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका की तरफ बहुत देखते थे। अब उनको ये लगा कि अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ भी खड़ा हुआ है, और साथ साथ हमें भी यकीन दिलाता है, लेकिन इसराइल का निशाना जो है वो अरब दुनिया है। और आपको भी याद है कि इसराइल पहले ये कह चुका था कि अब यानी ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी भी है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमिक कुव्वत है, तो इसराइल की नज़र में तो पाकिस्तान भी निशाने के ऊपर है। तो इस तनाज़ुर में अगर आप देखें तो अरब दुनिया के अंदर ये रियलाइजेशन हुई है कि हमें पाकिस्तान की ताकत को साथ लेकर चलना चाहिए, और पाकिस्तान के साथ मिलकर अपनी ताकत में इजाफा करना चाहिए। और मुस्लिम ब्लॉक जो है ख़ास तौर पे वो लीड के तौर पर सामने आए, उसमें पाकिस्तान लीड करने की पोजीशन में आए। और अरब दुनिया का कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि वहाँ सारी बादशाहत है, आपको पता है, वो डेमोक्रेसी के ऊपर उस तरह से उनका कोई यकीन नहीं है, इसलिए वो एक बादशाहत का निज़ाम के अंदर रहते हुए पाकिस्तान, जिसकी एक इस वक्त इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बड़ी है, उसकी मदद से अपने आप को ज़्यादा सिक्योर करना चाहता है। और ये जो अभी माहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, और जिसमें कहा जा रहा है कि दीगर इस्लामी ममालिक भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, तो इसमें पाकिस्तान का रोल तो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने सारे तनाजुर में अमेरिका के साथ भी चलना है, पाकिस्तान ने चाइना के साथ भी चलना है,
पाकिस्तान ने दूसर दुनिया के साथ भी खड़े होना है और अरब कंट्रीज़ के साथ भी खड़ा होना है। ये थोड़ी कि पाकिस्तान इस इस्लामी ब्लॉक के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका और चाइना से कोई नाराज़गी लेना चाहता है। यानी अब एक वो पोजीशन बन गई है पाकिस्तान की जहां वो ब्रिज के तौर पे रोल प्ले कर सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ लोग देखना जो है वो जस्टिफाई है, नेचुरल नज़र आ रहा है कि इस वक्त अरब दुनिया एक मुतबादल ऑप्शन के ऊपर गौर कर रही है और वो मुतबादल ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान के साथ एक लीडिंग रोल में जाया जाए और पाकिस्तान की जो दिफाई और सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसको इस्तेमाल करके हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से लाएं और एक प्रेशर भी बिल्ड कर सकें इंटरनेशनल दुनिया के अंदर कि जी हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बाकी ममालिक समेत पाकिस्तान भी हमारे साथ खड़ा है जो हमारी सिक्योरिटी के साथ खड़ा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपने अफगानिस्तान के तनाजुर में कहा था। मैं यहाँ पर खालिद चिश्ती साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। साथ ही साथ पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन, अपनी क्रेडिबिलिटी जिस तरह से की है, जिसमें इजाफा होता हुआ हम देख रहे हैं, वहाँ ये भी देखना है कि इसराइल दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, मैली आंख से दोबारा देखने की कोशिश नहीं करेगा, खा वो कतर हो या मशरक़ वस्ता में कोई भी और मुल्क। लेकिन भारत का जो जंगी जुनून था ना, वो अभी तक ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा और वो हमने यहाँ मैदान में भी देखा। ये जो टाकरा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वहाँ जो कहा गया उसके कैप्टन की जानिब से इंडियन टीम के, तो वो काफ़ी अफसोसनाक था। लेकिन आज एक हाई वोल्टेज टाकरा दोबारा होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। उस पर करते हैं बात एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हाई वोल्टेज मैच इंडिया और पाकिस्तान आज एक बार फिर से दुबई में होने जा रहा है और एशिया कप सुपर 4 में हैंडशेक के बाद जो मामला सामने आया था उस पर ये दोनों टीमें आज एक बार फिर से आमने सामने हैं। हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं शोएब जट, जो कि हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। शोएब, मुझे ये बताएं कि आज भी रेफरी वही है, तो क्या लगता है आपको दोबारा से वही सूरत हाल देखने में आएगी या आज हाथ मिलाया जाएगा और अच्छे तरीके से मैच का आगाज होगा? चार्ट में आपने खूबसूरत सा टॉन्ट किया है कि आज भी मैच रेफरी वही है। अल्लाह करे कि रिजल्ट वो ना हो जो लास्ट संडे था। लास्ट संडे कुछ अच्छे नताइज नहीं रहे थे, चाहे वो गेम की स्प्रिट के खिलाफ जो अगेंस्ट किया इंडिया ने कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाए और रिफ्यूज़ किया हाथ मिलाने से, और फिर उसके बाद जो उनके कैप्टन ने जो स्टेटमेंट दी जो यकीनी तौर पे किसी तौर पे भी पीस के इन फेवर नहीं थी, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी वो भी किसी तौर पे भी ऐसी नहीं थी कि जिसपे हम किसी को मुंह दिखा सकें। तो लास्ट संडे बड़ा भयानक रहा था। आज मैच रेफरी वही है, ग्राउंड वही है, इवेंट वही है, बस अल्लाह करे रिजल्ट वो ना हो कि हमें फिर से शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अच्छा शोएब, ये एलिमेंट मैंने नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन बहुत अच्छा किया जो आपने इसके ऊपर आवाज उठाई। टीम की कारकर्दगी पर तो कोई बात की नहीं गई और हमने तो सिर्फ उसको मतलब इस बात के पीछे छुप गए कि हाथ नहीं मिलाया। कारकर्दगी बेहतर करेंगे तो फिर खेल सकेंगे ना। हम तो सिर्फ यही देखते आ रहे हैं कि टीम की जानिब से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जा रही। तो आपको क्या लगता है हमारी टीम ने जो 3 घंटे प्रैक्टिस की है कल, उसके नतीजे आज सामने आएंगे? मुनीदा बिल्कुल सही कह रही हैं। बड़ा अफसोसनाक है कि कोई इस शिकस्त पे बात नहीं कर रहा कि हमने किस तरीके से, किस बुरे तरीके से मैच में खेला और बुरी बल्कि शर्मनाक शिकस्त से हम 2-4 हुए। माजी में आप देखें, आपने ये भी बात बिल्कुल सही कही कि जब कामयाबियां मिलती हैं लोग रिस्पेक्ट देते हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में इसी इंडिया को पाकिस्तान ने, मजबूत तरीन इंडिया को जिसमें विराट कोहली भी था, उसको जब शिकस्त दी थी तो यही इंडिया वाले तस्वीरें खिंचवाते फिर रहे थे। उसके बाद 2021 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था T20 वर्ल्ड कप में इसी ग्राउंड में जहां पे आज पाकिस्तान और इंडिया मध्य मुकाबिल होंगे, तो इंडिया वाले आके जफियां डाल रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। फिर आपने ये देखा होगा कि मोहम्मद आमिर को जो है वो विराट कोहली बैट गिफ्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से मिठाइयां बुमराह और उनके दर्मियान आपस में एक्सचेंज हो रही थी जब शाहीन अफरीदी लेकर गए थे बुमराह की गालिबन कोई औलाद पैदा हुई थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस तरीके के विजुअल्स जो है वो देखने में आते थे। लेकिन जब आप इस बदतरीन शिकस्त से 2-4 होंगे कि आप ऐसा लगेगा कोई एसोसिएट कंट्री की टीम है, आप पाकिस्तान नहीं है। वो पाकिस्तान जिससे बड़े बड़ी टीमें जो है वो कांपती थी, वो पाकिस्तान के बॉलर्स जिनका सामना करने से सब घबराते थे, वो पाकिस्तान के T20 के बैटर्स जिनके बारे में कहा जाता था कि ये बने ही T20 के लिए। आज क्या हो गया है कि ना हमारी फील्डिंग अच्छी है, ना बॉलिंग अच्छी है, ना बैटिंग अच्छी है। हम बदतरीन शिकस्तों से 2-4 होते हैं और उसके बाद हम जो है वो इस चीज के पीछे छुप जाते हैं कि जी हमारे से हाथ नहीं मिलाया गया। पाकिस्तान वहां हाथ मिलाने के लिए नहीं किया, अब मैच जीतने के लिए गए हैं। तो अल्लाह करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन टीम आज हाथ मिलाती है नहीं मिलाती। यकीनी तौर पर ये स्पिरिट ऑफ गेम के खिलाफ है, ठीक है ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के भी खिलाफ है। बट
असल चीज तो फतह है, और फतह जो है वो आपको बल्ले से और बॉल से मिलेगी। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल शोएब, लेकिन जो शिकस्त की हम बात कर रहे हैं ना, वो ऐसी कोई हल्की फुल्की शिकस्त नहीं थी, वो बड़ी हैवी शिकस्त थी और इस एलिमेंट को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आज आपने ग्रीन कोट नहीं पहना, चले अच्छी बात है, आपको मेरी वाली बात याद रह गई और आज आप अपना वो कोट पहन कर नहीं आए। लेकिन आप मुझे ये बताएं, जैसे आपने मेरी बात से सबक सीख लिया, क्या पाकिस्तानी टीम ने भी सीखा होगा? शहजाद भट्ट साहब, आपने ये देखा है कि शिकस्त थी कैसी? 7 विकेटों से शिकस्त हुई थी पाकिस्तान को। इट वॉज अ ह्यूज नंबर। मतलब कोई कंपटीशन होता, कोई नजर आता कि बहुत ही तगड़ा मैच खेला पाकिस्तान ने, वो भी नहीं था। क्या ना कोई मुनीज़े मोइन सबक सीखा, ना ही आपकी गुफ्तगू का कोई असर लिया, क्योंकि लगता है टगे का पता नहीं है आपको क्रिकेट का। अरे क्रिकेट पे गौर तो करें, क्रिकेट है क्या, जरा गौर करें फिर मेरी बात पर। हॉकी को देखे, पाकिस्तान नंबर 1 एस्ट्रोटर्फ उजाड़ दी कि जी हम एस्ट्रोटर्फ पे खेलते नहीं, कमजोर हैं, कमजोर लोग हैं इनके खिलाड़ी। उसके बाद इन्होंने कहा जी हम जमीन पे नहीं खेलना, एस्ट्रोटर्फ बिछा दो, पानी लगा दो, पाकिस्तान की हॉकी जवाल हो गई। आगे चले, क्रिकेट आ गई, क्रिकेट में जी टेस्ट मैच नहीं खेलना, जाके फिगर निकाल के देखे, 12 मैंने जीते हैं, 9 आपने जीते हैं। अगर वनडे की बात करें, 80 मैंने जीते हैं, 60 उन्होंने जीते। और यार मैं वनडे में, आप कल मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं काबिल एहतराम जट साहब, इनको पता है। क्या टेस्ट मैच में मेरे ज्यादा नहीं? क्या वनडे में मेरे ज्यादा नहीं? हाँ, T20 में भारत आगे है, और अगर T20 में भारत आगे है तो ये भी सिर्फ पैसे का खेल है जो मोदी ने लगाया। मोदी एक डोंगी बाबा है जिसने ये कैप्चर किया हुआ है। वो अजीत अमित वजीर दाखिला भारत वाला, उसने अपने बेटों को बना दिया, ये पैसा लगा दिया, अरबों रुपए की खेल है। और यार ये T20 होती क्या है? मैं तो T20 को मानता ही नहीं। क्रिकेट तो है टेस्ट मैच जिससे पता चलेगा, या कम से कम वनडे मैच जिससे पता चलता है कि पूरी इनिंग्स होती क्या है। जट साहब मैं गलत कह रहा हूं या ठीक कह रहा हूं, आगाह कर दें। खिल्लियां उखाड़ के रख दी है शहजाद भट्ट साहब ने। जट साहब ध्यान से बोलिएगा। मुनीज़े दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, मैं यही कहूंगा। बात यह है कि जहां पे हम बिल्कुल एज हासिल कर रहे हैं कि हमने बहुत सारे फॉर्मेट्स में इंडिया को पछाड़ा हुआ है, लेकिन वहां ये भी हकीकत है कि आईसीसी इवेंट्स में इंडिया का स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है, पाकिस्तान का स्कोर अच्छा नहीं है। बात यहाँ पे हाथ जीत के डिफरेंस की नहीं है, इस बदतरीन शिकस्त की है जिससे तरह पाकिस्तान बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। आप देखें कि ओमान की टीम जो है वो इंडिया के गले में आ गई थी, और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया के सामने बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी। वो माजी था। मैं समझता हूँ कि पिछले संडे को हमें भूल जाना चाहिए। इस संडे पे हमें अपने शाहीनों से उम्मीदें लगाना चाहिए, लेकिन क्या शाहीन हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे? और मैं नहीं सुनना चाहता कि जो है ना लड़कर हार गए, लड़कर जीतना चाहिए और पाकिस्तान को जीतना चाहिए। आखिर इससे पहले आपने एक ट्रायंगुलर सीरीज जीती है, और उसके बाद आपके कप्तान सलमान अली आगा का जिस तरीके का जोश जज्बा था, बलबला था, जिस तरीके से इस इवेंट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तमाम कप्तानों की, उसमें जिस तरीके से वो कह रहे थे कि हम जो है वो एग्रेशन पे नहीं, हम तो खेलने आए हैं, जीतने आए हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, पाकिस्तान टीम क्या करती है। मैच अभी ज़ाहिर चंद लम्हे रह गए हैं शुरू होने में। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन लास्ट संडे वाली भयानक जो यादें हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता कि उसका रिप्ले हमें आज दोबारा देखने को मिले। सलमान आबिद साहब, देखिए शहजाद भट्ट साहब बड़े भोले बादशाह हैं। अब इनके कहने पे आईसीसी ने T20 पे पाबंदी तो नहीं लगानी। T20 एक हकीकत है और ये क्रिकेट होगी। पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचना चाहिए। भट्ट साहब उस पर कोई गुफ्तगू करें कि ये पाकिस्तान अपनी इस बुरी परफॉर्मेंस में कहाँ तक पहुँचा है। एक क्लब लेवल की टीम को अब आप पाकिस्तान का नाम दे रहे हैं। अभी आपने इंडिया से टेस्ट मैच की और वनडे की बात की, इसी टीम को आप टेस्ट मैच भी खिलाएं, इसी टीम को अगर आप वनडे भी खिलवाएं या टीम में तब्दीलियाँ कर लें, तब भी मैंने आपको कहा था कि ख्वाहिश अपनी जगह, मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते। लेकिन जब मैं तजिया करूँगा तो भारत की इस वक्त बर्तरी इंटरनेशनल क्रिकेट में मौजूद है, उसको रिकग्नाइज करें। उनके पास एक एक प्लेयर का 2-2, 3-3 नीचे मुतबादिल खिलाड़ी हैं। हमारे पास कौन से मुतबादिल खिलाड़ी है? अब आप ओपनर आजमा रहे हैं,
वो मुसलसल 3-0 कर चुका है। आप 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन में जाएं, मिडिल ऑर्डर बैटिंग देखें। यानी अब आपका फ्लॉप ये है कि आपने एक तसलसल के साथ क्रिकेट नहीं खेली है। आप कप्तान इस तरह से बदलते हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं, यानी हर वक्त एक नया कप्तान। अभी भी कहा जा रहा है कि जनाब इस टूर्नामेंट के बाद फिर हम अपना वनडे का कप्तान बदल देंगे, T20 का कप्तान बदल देंगे। हर खिलाड़ी को पता ही नहीं है कि वो तसलसल के साथ क्रिकेट खेल सकेगा या नहीं खेल सकेगा। पहले एक खिलाड़ी को हीरो बनाते हैं, फिर उसको जीरो बना देते हैं, और फिर जीरो वाले को उठा के हीरो बना देते हैं। फिर एक ऐसे शख्स की जिसमें अभी टीम में जगह नहीं बन रही, उसको आप कप्तान बना देते हैं अपनी टीम के अंदर। तो ये सवालात तो मौजूद रहेंगे ना, इस पे डिस्कस करें। मैं ये नहीं कहूंगा, ये मुझे कहते हैं बोला, और भाई मैं नहीं कहूंगा तू की जाने भोलिए मजे नारकली दियां बारा, मैं बोलना ही अच्छा हूं, लेकिन बात ये है 4 मैच की हार गए, सारा पाकिस्तानी वैर पे आ गया। अच्छा मेरी बात सुनिए, बात नहीं है आज के मैच तो आप के ये बाद तो इतराफ करें बट साहब के पाकिस्तान खेला क्या है, उसका तो इतराफ करें ना कम से कम यार। एक चीज का इतराफ तो आप दोनों करेंगे, अगर करते हुए तो कर दीजिएगा। अगर ये मैच आज पाकिस्तान नहीं जीता तो फिर काकूल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए टीम को। आप उठा के जिसको मर्जी काकूल ट्रेनिंग में पहले भेजा था ना, उसका भी तो नतीजा देख ही रहे हम। तो फिर कर लेंगे ना, ट्रेनिंग बार बार करते रहना अच्छी बार बार बात है। करवाते रहे, मैं कह रहा हूँ बार बार करवाएं, लेकिन सवाल यह कि परफॉर्मेंस जो जट साहब कह रहे हैं वो निकले ना, परफॉर्मेंस तो नहीं निकल रही आपकी। सलमान आबिद साहब, वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। शोएब आपका भी, शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपका भी। लेकिन आप सबकी गुफ्तगू से मैं जो अखज़ कर सकी वो यही है कि आप सबके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। हम आपके लिए दुआगो हैं कि आज के मैच में आपकी टीम यानी टीम पाकिस्तान, हमारी टीम फातेह ठहर कर आए। आपसे मुराद मेरी पाकिस्तानी थे, तो उसे गलत मत समझिएगा। और लेट अस सी बाय द टाइम व्हाट हैपेंस। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।